नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए शाम 7 बजे की खबरों का आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। वादी में प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर पाबंदी आयद करने के फैसले पर तनाजा। स्कूलों में बेहतर तालीम देना बताया कोचिंग बंद करने की वजह। वालिदैन और तलबा ने किया जमकर एहतजाज। कठुआ रेप और कत्ल मामले में 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी एहतजाज जारी। पुलिस और तलबा में झड़प, एक पुलिस एहलकार जख्मी। 29वें रोड सेफ्टी वीक के तहत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी मुहिम। 23 अप्रैल से शुरू हुआ रोड सेफ्टी वीक 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ रोड की तामीर को नेशनल हाईवे 144A के तौर पर मंजूरी। 2015 में 4 लेन के इस प्रोजेक्ट के लिए बजट भी मुख्तस किया जा चुका है। और श्रीनगर के एक सेमिनार में सीएम महबूबा मुफ्ती ने बुजुर्गान दीन और औलियाओं की तालीमात को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। और अनंतनाग के जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का किया इफ्तिताह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। वजारत दाखिला ने मेघालय में मुतनाज़े आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को पूरी तरह से हटा लिया है। बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों से भी इस एक्ट को हटा लिया गया है और इस कानून से हिफाजती दस्तों को खुसूसी अख्तियारात मिलते हैं, जिसकी काफी वक्त से मुखालफत चल रही है। सितंबर 2017 तक मेघालय के 40% इलाकों में अफस्पा का ये नाफिज था, लेकिन इसके बाद इसी तरह अरुणाचल में भी सिर्फ 8 पुलिस स्टेशनों में ही अब ये नाफिज रहेगा। अभी तक ये 16 थानों में नाफिज हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 8 थानों में ही नाफिज रहेगा। और इधर मेघालय से इसे पूरी तरह से हटा लिया गया है। इस कानून के तहत हिफाजती एहलकारों को स्पेशल पावर्स मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों में इन इलाकों में जो रिपोर्ट्स हैं वो मिलिटेंसी की वारदातों में 63% तक की गिरावट आई है। इस एक्ट को लेकर काफी तनाजा रहा है और इसके गलत इस्तेमाल के इल्जाम भी लगते रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में जो बेहतरी देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही इस एक्ट के मेघालय में पूरी तरह खत्म किए जाने और अरुणाचल के कुछ इलाकों से इसे हटाने के मामले में। और रवि नायर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। रवि नायर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस हुक्म के बाद मरकजी हुकूमत के, आपका रद्द-ए-अमल? एक छोटा कदम है आगे, लेकिन वो उत्तर पूर्व में और भी कुछ हो सकता है जी। आसाम से तुरंत हटाया जाना चाहिए, नागालैंड से तुरंत हटाना चाहिए, मिजोरम से तुरंत हटाना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे कंप्लेंट आ चुके हैं। इसका दुरुपयोग के कारण लोगों को बहुत सताया जा रहा है और कांग्रेस के वहां के एमपी ने इसके बारे में बहुत कंप्लेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को और होम मिनिस्ट्री को कहा है कि इसको तुरंत हटाया जाए। जी, लेकिन अगर ये कोशिश शुरू हुई है, आपका भी कहना है छोटा सा ही कदम है, सही, लेकिन मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिमत में सोच रही, क्योंकि पहले जो रिजल्ट आए हैं अभी 4 सालों में, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि बेहतर है, मिलिटेंसी इन इलाकों में कुछ कम हुई है। देखिए, 2005 का जस्टिस रेड्डी का रपट का अमल अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट निकला है और उसमें भी कहा है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के चलते बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो चुके हैं। सरकार को, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट जाते हैं कंप्लेंट्स के, लेकिन कंप्लेंट्स से क्या हुआ है नहीं है। केवल कश्मीर में 49% कंप्लेंट्स जो गए हैं केंद्र सरकार, कश्मीर के कंप्लेंट्स है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। तो एक छोटा जरूर कदम है आगे के, लेकिन बहुत सारे काम उनको करना है और तुरंत करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि नायर साहब अपनी बात रखने के लिए। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपका कहना है छोटा कदम है लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत काम बाकी है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब,
कैसे देखेंगे मरकजी हुकूमत के इस कदम को आप? ये बहुत ही जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 28 वर्ष अब हुआ है और अमृत साहब ने अपनी उस वक्त की काबिनेट बताया, तब से भी वक्त करके आए हैं कि जम्मू कश्मीर खुसूसन के जो एलिनेशन है यूनियन के खिलाफ, उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही काला कानून है जी। ये जो जंगल का कानून है, इसमें सिपाही की मजिस्ट्रेट से इजाजत नहीं लेगा, किसी अफसर से नहीं इजाजत लेगा। कोई सिपाही को आग लगा है, डिस्ट्रॉय कर सकता मकान, गोली सकता है, जिस्म के किसी हिस्से कत्ल कर सकता है, तो उसको माफी है जी। ऐसा हिंदुस्तान पर कभी काला ऐसा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से बरस से कश्मीर है और जम्मू बालाई इलाकों में भी है। तो ये जबरदस्त कानून है हिंदुस्तान की के पूरी चेहरे पर ये दाग है जी, और सारी दुनिया देख रही है आजकल की दुनिया। लेकिन अगर आप इसे एक बदनुमा दाग कह रहे हैं हिंदुस्तान के चेहरे पर, तो एक कवायद तो शुरू हुई है ना मरकजी हुकूमत की तरफ से इन्हें हटाने की। अब धीरे धीरे हो सकता है आगे बढ़ा जाए, क्योंकि 1958 में बागियों से निपटने के लिए इसे उस वक्त की पार्लियामेंट की जानिब से ही नाफिज किया गया था और उस वक्त हुकूमत किसकी थी सब जानते हैं। नहीं, मेरा ये कहना कि इस सरकार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो मिसयूज किया मिसयूज फोर्सेस ने किया, जिसके हाथ उसने मिसयूज किया की तरफ से, और इससे नेशन बढ़ गई। ये कहते थे कि भाई इससे लोग रोज ही ना होते हैं, अगर मरकजी सरकार से दूरी हो गई, यूनियन रिलेशन खत्म हो गया, वो इसी के जरिए हो गया क्योंकि मिसयूज किया गया। एक वक्त सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चला गया कानून के खिलाफ और उन्होंने शाह दे दी कि इसको एसओपी ने या कोर्ट के ने मिसयूज किया। सीबीआई की दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट के पास, अपनी आंखों से देखा है हमने क्या हुआ है। इन्हें सीबीआई को भी अकल आ गई कि कश्मीर में इस कानून का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, आपका कहना है कि अब कश्मीर से भी इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। पहले यहाँ खत्म होना चाहिए था, और भी कानून है, कोई सिर्फ अब ये है कि फोन को चूंकि इसकी आदत पड़ गई है, वो जैसे आप बच्चे को मां से थोड़ा अलग करेंगे वो सीखता है, इसलिए पैरा फोर्सेस इसको खुदा नहीं चाहते क्योंकि उनको मजा आता है। ये कानून अंधा कानून उनको बहुत इख्तियार देते, शहरियों को कुछ हुकूक है जी। लेकिन शुमाल मशरिक की रियासतों की अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर सैफुद्दीन सौब साहब, तो वहां पर मिलिटेंसी में क्योंकि 63% की गिरावट आई थी जैसा कि दावा किया जा रहा है पिछले 4 सालों में, इसलिए वहां से अभी मेघालय से इसे हटा गया। कश्मीर के हालात अभी भी वैसे नहीं है, इसकी वजह सियासी हो सकती है और भी बहुत सी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। यही तत्व है दिल्ली में हुक्मरानों को, इससे ये नहीं है कि यहाँ आराम आ जाए, ये तो लोगों को दूर रखने की एक तरकीब है। यहाँ अगर लोग नाराज हैं तो जैसे ये कानून बनाया है ताकि 90% से नाराजगी इसी कानून के खिलाफ है जी, इसी कानून के खिलाफ है लोगों में नाराजगी। और आपका मानना है कि अगर ये हटा लिया जाता तो हालात यहाँ बेहतर होंगे? हाँ बिल्कुल बेहतर होते, क्यों नहीं। यूपीए के दौर में अगर हम बात करते हैं या उससे पहले की कांग्रेस हुकूमतों में आप भी रहे हैं, क्या कभी इस तरह की संजीदगी से इस पर बात हुई? उस वक्त तरीका ये था, जमहूरी तरीके से ने आवाज उठाई, फाइनेंस मिनिस्टर ने उस मानी बात, क्योंकि वो फौज की बात ज्यादा करते थे, तो जमरम ने तो आवाज उठाई ब्रिज में और उन्होंने फैक्शन फिगर कर दिए कि इस कश्मीर के लोगों में बुरी पैदा हो गई है। तो आजकल तो वो बात कर सकता कोई कैबिनेट,
जी, कोई और कैबिनेट थी, वो और तरीका था। तो उनकी बात सब लोगों को अखबार में आया, उन्होंने क्या कहा, उधर डिबेट भी किया कैबिनेट में। जी, कहने का मतलब है उसके होम मिनिस्टर ने इस काले कानून के खिलाफ बड़ी जबरदस्त जंग करी थी। वो मुसलसल पे कायम है, आज भी चिदम्बरम का कहना यही है। तो आपको इस तरह से आप इसको क्यों नहीं देखते कि अगर उस वक्त के होम मिनिस्टर ने इसके खिलाफ एक जंग छिड़ी थी, तो मौजूदा हुकूमत ने, भले ही वो दूसरी सियासी जमात की हो, उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हो सकता है कि यहां से भी इस पर अगर बेहतर नताइज रहे तो अमल हो जाएगा। नहीं, सुनिए, मैं तो कि किसी मणिपुर में किस जगह हटाया है, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ हटाया, अरुणाचल के कुछ में हटाया होगा, लेकिन तो आपको मालूम है, अभी तफसील तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये काला कानून है, गंदा कानून है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इससे दूरी हो गई है लोगों को पैदा, और अंडरस्टैंडिंग इससे खत्म हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस लीडर हमारे साथ थे, अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना कि कश्मीर में जो मौजूदा हालात है, उनके मुताबिक उसकी वजह भी ये काला कानून है। इसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफस्पा कहते हैं। हालांकि इसे मेघालय से पूरी तरह हटा लिया गया है, अरुणाचल के भी कई हिस्सों से इसे हटा लिया गया है। ये कोशिश शुरू हुई है, लेकिन कश्मीरियों को इस कानून के हटने का इंतजार है। और जैसा कि दावा कर रहे हैं प्रोफेसर सोस की यूपीए की हुकूमत के दौरान उस वक्त के वजीर दाखिला ने इस कानून को खत्म करने के लिए बाकायदा मुहिम छेड़ी थी, और बहुत सी बातें उन्होंने बताई। इसकी कई सियासी वजूहात भी हैं और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि उन्होंने दावा किया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा मेघालय से पूरी तरह हटा लिया गया है, अरुणाचल के कई हिस्सों से भी इसे हटा लिया गया है। इस कानून के तहत हिफाजती एहलकारों को कुछ स्पेशल पावर्स मिलते हैं, और पिछले 4 मिलिटेंसी की घटनाओं में जो तेजी से गिरावट आई है, उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और ये काफी तनाज़ुर में रहा है ये एक्ट, और इसके गलत इस्तेमाल के भी इल्जाम लगते रहे हैं। 1958 में शुमाल मशरिक में बागियों से निमटने के लिए उस वक्त की पार्लियामेंट की जानिब से इसे नाफिज किया गया था, और अफस्पा सिक्योरिटी एहलकारों को कुछ ज्यादा हुकूक देता है, जिसके मुताबिक वो खतरनाक हालात में, खासतौर से दहशतगर्दों या फिर दूसरे खतरों से जूझ रहे जवानों को कार्रवाई में एक तरह से ताउन मिलता है इस एक्ट के तहत, जैसा कि उनका दावा है। लेकिन जो मुतासिर हैं उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए और गलत तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसमें शक की बुनियाद पर ही किसी की गाड़ी रोकने, तलाशी लेने, उसे सीज करने, बिना वारंट के किसी को भी हिरासत में लेने तक के हक हासिल होते हैं। तो मेघालय से हटाया गया आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा। और बात करेंगे वादी की, जहां पर प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर पाबंदी आयद करने का फैसला तनाजे का शिकार होता जा रहा है, और खास करके अलहदगी पसंद तंजीमें इस फैसले के जवाब पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन वजीर तालीम का मानना है कि पाबंदी से तलबा का ध्यान तालीमी सरगर्मियों पर मरकूज होगा। उनका कहना है कि स्कूलों में भी बेहतर तालीम दी जा सकती है, और इसके लिए उन्हें इजाफी क्लासेस शुरू करने की भी उन्होंने बात कही है। सड़कों पर उतर रहे तलबा व तालिबात अब हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत के तलबा स्कूल कॉलेज छोड़कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये मुजाहरा व एहतजाज कठुआ मामले को लेकर है। वादी में इस तरह की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। मुख्तलिफ इश्यू को लेकर तलबा एहतजाज करते रहे हैं। उमूमन तालिबात इस तरह के मुजाहरों में कम दिखाई देती थीं, लेकिन कठुआ मामले को लेकर तालिबात भी सड़कों पर उतर आई हैं। तलबा व तालिबात के सड़कों पर उतरने को लेकर मुख्तलिफ तबकों की मुख्तलिफ सोच है। मुख्तलिफ सियासी जमातें व अलहदगी पसंद तंजीमें इसे हक बजानिब ठहराती हैं, लेकिन हुकूमत का मानना है कि जज्बाती मुद्दों को लेकर तलबा से बातचीत करने की जरूरत है। वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी का कहना है कि इस हवाले से वालिदैन को पहल करनी होगी।
वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, क्योंकि बच्चों पे इमोशनल स्ट्रेसेस काफ़ी हैं। अब यही कठुआ इमोशनल स्ट्रेस है। अगर वालिदैन बच्चों से बात करेंगे तो वो उनको समझा सकते हैं कि जो कुछ हुआ है अभी तक, अब अदालतों पे है, अब अदालत फैसला करेंगे, तब तक इमोशनली दे शुड गिव देम काउंसलिंग। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तलबा सड़कों पर एहतजाज करते अच्छे नहीं लगते, उन्हें क्लासरूम में ही होना चाहिए। इस हवाले से हुकूमत ने अब सख्ती बरतने का फैसला कर लिया है। पहले तलबा को तंबीह की गई, इसके बाद कोचिंग सेंटर को 90 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया गया। ये फैसला महकमे तालीम के बड़े अफसरान और सरकारी व निजी स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल की मीटिंग के दौरान लिया गया। इस फैसले के पीछे एहतजाज व मुजाहरों से तलबा को दूर रखना तो है ही, लेकिन वजीर तालीम का जोर चंद दूसरी चीजों की तरफ भी है। उनका मानना है कि कोचिंग सेंटर तलबा में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। We have come to the conclusion कि जो distractions बच्चों को हो रही हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम उनका असरअंदाज हो रहा है, उसमें हमने देखा एक कोचिंग सेंटर्स भी एक डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए। तो हमने डिसीजन एक ले लिया यहाँ कि अगले 90 दिन के लिए फिलहाल हम कोचिंग सेंटर्स को बंद कर लेते हैं। कोचिंग सेंटर बड़े शहरों का फेनोमेना कहा जाता है, लेकिन अब ये ए ग्रेड सिटी तक ही महदूद नहीं रहा। इसकी वजह भी साफ है, रियासत के स्कूलों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। स्कूलों की हालत पर जी सलाम तकरीबन रोजाना ही ऐसी खबरें दिखाता रहा है, लेकिन वजीर तालीम का कहना है कि स्कूलों का निज़ाम बेहतर है। अच्छी तालीम के लिए कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं, स्कूलों में भी तलबा को बेहतर तालीम फराहम की जाएगी। कोचिंग की तब जरूरत पड़ती है अगर स्कूल सिस्टम अच्छा नहीं हो। स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं वालिदैन को वादा करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं कि आपके बच्चे उससे ज्यादा ज़हीन बनेंगे जिस सिस्टम में उन्होंने उनको छोड़ा है। स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन अच्छा है, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें जब जरूरत लगेगी हम खुद पढ़ाएंगे, हम खुद कोचिंग कराएंगे, अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। वजीर तालीम ने तलबा से कहा कि वो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दें और गैर जरूरी चीजों में अपना वक्त बर्बाद न करें। इसके लिए मेरी मैसेज है कि बच्चों वापस अपने स्कूलों, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आप हमारे बेहतरीन एसेट हो, आप हमारा कल हो। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, कम बैक एंड सी दैट योर स्टडीज डोंट सफर। कोचिंग सेंटर पर यह पाबंदी आर्जी है या फिर हुकूमत इसे मुस्तकिल तौर पर बैन करने का मंसूबा रखती है, अभी ये वाज़ेह नहीं है। एक बड़ा तबका कोचिंग सेंटर के हमेशा खिलाफ रहा है, क्योंकि गरीब वालिदैन इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहरहाल मकसद जो भी हो, वजारत तालीम को इस पर अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वजीर तालीम वालिदैन से ताउन की अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी हिमायत हासिल करना आसान नहीं होगा। वालिदैन इस फैसले के खिलाफ हो गए हैं। उनका कहना है कि ये डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए नहीं बल्कि डिप्रेशन बढ़ाने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा सभी बच्चों को नहीं दी जा सकती। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये नहीं है कि मतलब स्टून पेल्टिंग जितना भी है मतलब सब वही है, नहीं मतलब उसमें होंगे कोई मतलब एक आध कोई होगा जो मतलब इसके पीछे है, मगर सब तो नहीं है ना, सब नहीं है ना। आपने सबों को एक ही थाली में मतलब परोस लिया है, गलत बात है। ये जो डिसीजन है सबसे गलत है, सबसे गलत डिसीजन है, ये सही नहीं है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमने आर्ट्स क्यों नहीं लिया, हम स्कूल में घर में पढ़ते, मतलब मेडिकल बच्चों ने लिया है। सबके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है जो घर में इनको पढ़ाएंगे। कोचिंग सेंटर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और कश्मीर के कोचिंग सेंटर एसोसिएशन ने वजीर तालीम के इस हुक्मनामे की पुरजोर अल्फाज में मुखालफत की है। श्रीनगर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसीए के सदर गुलाम नबी वार ने कहा कि मौजूदा हालात में कोचिंग सेंटर ही तालीम निजाम को संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत सही हो सकती है, लेकिन इससे कबल उसे कोचिंग सेंटर का दायराकार मुतय्यन करना होगा। हम क्लैरिफिकेशन कुछ मांग रहे हैं, बिकॉज जब ये इशू उठा है देन वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि लेट यू वंस फॉर ऑल डिसाइड द रोल ऑफ कोचिंग, द रोल ऑफ स्कूल्स एज वेल। हम
इंटरमिक्स नहीं करना चाहते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स वो काम कर रहे हैं जो अदरवाइज इन नामसाइद हालात में, इस अनसर्टन सिचुएशन में, व्हेन द सिचुएशन इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, इन हालात में कोचिंग सेंटर्स ही इस तालीम की शमा को रोशन किए हुए हैं। इन हालात में हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप ना रहे। और दूसरी बात, क्योंकि इस वक्त जो ये एक वोलाटाइल सिचुएशन बन गई, पूरे कश्मीर में कोचिंग सेंटर्स बंद है, हमें ये खदशा था, अंदेशा था कि कहीं बच्चे तेश में ना आ जाएं। हमने फैसला लिया कि कोचिंग सेंटर्स का काम कल से रिज्यूम होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे सड़कों पे आए, बिल्कुल वी आर नॉट विद दैट। हम चाहेंगे कि बच्चों का काम क्लासरूम है, वो क्लासरूम में तालीम अपनी जारी रखेंगे। ये हमारा काम है एज ए पेरेंट, एज द ऑफिस बियरर्स ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, वी विल टेक अप द इशू विद द गवर्नमेंट। एंड आई थिंक हम सरकार के इंटेंशन पे उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि लेट यू कम विद ए कंक्रीट ऑर्डर। उसमें बताओ हमारा दायरा कार क्या है। वजीर तालीम के इस ऐलान की सियासी मुखालफत भी शुरू हो गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और लंगेट से मेंबर असेंबली इंजीनियर रशीद ने फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के हुक्मनामे का कोई जवाज नहीं। उन्होंने तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए वजीर तालीम की कोशिश की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्होंने मौजूदा फैसले को सख्त और नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने सिर्फ वादी के कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी आयद किए जाने पर भी सवाल उठाया। इससे पहले वजीर तालीम ने मुजाहिरीन तलबा के लिए राउडी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस बात को लेकर भी इंजीनियर रशीद ने उनकी तनकीद की। अलहदगी और शिद्दत पसंद लीडरान भी मौजूदा फैसले को कश्मीरी तलबा के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने इसे एजुकेशन वार करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी के लिए तलबा कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा को अच्छी कोचिंग से भी महरूम रखना चाहती है। वहीं बारामूला में भी तलबा वजीर और तालीम की अपील से बेनियाज दिखे। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा कठुआ मामले के साथ कोचिंग सेंटर बंद करने के फैसले से भी नाराज हैं। तलबा सड़क पर उतरकर एहतजाज करना चाहते हैं। इसके पेश नजर पहले से ही हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए थे। तशद्दुद पर आमादा तलबा को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को सख्ती भी बरतनी पड़ी। कुछ तलबा को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने वाजे किया कि काउंसलिंग के बाद तलबा को रिहा कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि बारामूला में तलबा वजीर तालीम की अपील से बेनियाज दिखे। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा कठुआ मामले के साथ साथ कोचिंग सेंटर बंद करने के फैसले से भी नाराज हैं। तलबा सड़क पर उतरकर एहतजाज करना चाहते हैं। इसके पेश नजर पहले से ही हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए थे। तशद्दुद पर आमादा तलबा को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को सख्ती भी बरतनी पड़ी। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर में कोचिंग सेंटर्स बंद करने की वजीर तालीम की अपील का ऐसा लग रहा है कि तलबा पर कोई असर नहीं हो रहा है। खास कठुआ मामले को ही लेकर आज शोपियान में तलबा ने रैली निकालने की कोशिश की। मुजाहरा और एहतजाज कर रहे तलबा जैसे ही कोर्ट के पास पहुंचे, हिफाजती दस्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे तलबा मुश्तिल हो गए। तलबा को काबू में करने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। और सोपोर की आयमा मस्जिद में लोगों ने कठुआ में 8 साल की मासूम के रेप और कत्ल मामले पर इजहार अफसोस किया। आयमा मस्जिद के मेंबरान ने एक प्राइवेट हॉस्टल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए 8 साल की मासूम के रेप और कत्ल पर अफसोस जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए हम इस तरह के एहतजाज जारी रखेंगे और जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयमा मस्जिद के सेक्रेटरी मौलवी नवाज साहब, मौलवी रियाज अहमद और साथ ही सोपोर के ट्रेड फेडरेशन के मेंबरान भी मौजूद रहे।
में इंसानियत की जो असल मिजाज और सिफत होनी चाहिए वो सिफत मादियाती दौर की वजह से हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। और ख़ुसूसन जो इसको सज़ा देने वाले हुक्मरान है या दूसरे जो ज़िम्मेदार हजरात हुक्मरानों की जानिब से सिक्योरिटी पैमान के वसातत से काम कर रहे हैं, उनके अंदर मुझे लगता है एक किस्म की इंसानियत का वो जो ज़ौक़ है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से इन दरिंद सिफत इंसानों को जल्द से जल्द सज़ा नहीं दी जा रही है। और सोपोर में भी लॉ कॉलेज के तलबा ने कठुआ मामले को लेकर मुजाहरा किया। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उन्होंने वकीलों की भी मजम्मत की, जिन्होंने मुबैना तौर पर क्राइम ब्रांच को चार्जशीट फाइल करने से रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए जराइम के पेंडिंग मामला को दोबारा खोले जाने का मुतालबा किया। बनिहाल के डाक बंगले में कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कठुआ रेप और कत्ल मामले पर उन्होंने कहा कि असेंबली में यह मामला कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, लेकिन न जाने क्यों दूसरी सियासी जमातें इस पर सियासत कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने रियासती वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर जो भी इकदामात किए हैं वो काबिल तारीफ है। बात सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प में एक पुलिस का जवान जख्मी हो गया। आपको बता दें कि झड़प तब हुई थी जब तलबा कठुआ रेप और कत्ल मामले में 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। गांदरबल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने दोपहर में क्लास को बायकॉट करके 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। इस दौरान तलबा ने आजादी के नारे लगाने के साथ साथ कॉलेज से बाहर निकलकर गांदरबल शालबुग रोड पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। और जब पुलिस ने तलबा को हटाने की कोशिश की तो तलबा ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। तो झड़प में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। गांदरबल की ये तस्वीरें। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बुजुर्गान दीन और औलियाओं की तालीमात को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी की याद में मुनक्किद सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि आजकल की समाजी जिंदगी बदहाली और तहजीबी और सकाफती शिनाख्त के मसले से दो चार है। उनका मानना है कि तरीकत और कदीम फलसफे पर अमल पैरा होकर इससे निजात हासिल की जा सकती है। वाज़ेह हो कि रियासत जम्मू कश्मीर में तसव्वुफ का एक कदीम सिलसिला रहा है। शाह हमदान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। रूहानी तालीमात के साथ साथ उन्हें और उनके रुफ़्क़ा को दस्तकारी और बागबानी का रूहे रवा माना जाता है। हमारे दिलों पे उन्होंने राज किया के निमान सबस वना आज सारी वना शिया के सुन्नी के हनफी के बाकी के नसई मुस्लिम। उनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं थी, कोई AK-47 नहीं थी, उनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, मगर किस तरह से उन्होंने इस कौम को जमीन से उठाया। इनके दुकान से सोने के हाथ हैं हमारे, तो ये सोने के हाथ किसने बनाए? उन्होंने बनाए सोने के हाथ। नहीं तो सबके हाथ एक जैसे होते हैं, मगर उन्होंने हमें जो हुनर दिया, जो तालीम दी, और अगर पिछले 30 साल के मुश्किल हालात में अगर कशीर कैसे जिंदा था सफल यूं ही अतकायम हुए ये कोई थोड़े के। जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंची। इस मौके पर वजीर आला ने वजीर सेहत को साथ लेकर के इस इफ्तिताह तकरीब में हिस्सा लिया। दुरू के MLA सैयद फारूक अंदराबी, अनंतनाग के DDC मोहम्मद यूनुस मलिक, जनूबी कश्मीर के DIG अमित कुमार और तमाम आला अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। शाह हमदान हमारी रूहों के नजात दहिंदा मौजू के तहत मुनक्किद एक सेमिनार से मीडिया को दूर रखा गया। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद इस सेमिनार का इनकाद रियासती वक्फ अगर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की जानिब से हुआ था। इवेंट कवर करने गए जब मीडिया कारकुन यहां पर सेंटर पहुंचे तो हिफाजती दस्तों ने उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। दाखिले के लिए साफियों ने नायब चेयरमैन निजामुद्दीन भट्ट से भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। और कठुआ मामले पर मीरवाइज उमर फारूक से मिलने गए एक
पीडीपी लीडर को खाली हाथ लौटा दिया गया। पीडीपी यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर नजीर अहमद ने मीरवाइज से मिलने का वक्त तो लिया था, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा बातचीत जारी नहीं रह पाई। जी सलाम से बात करते हुए मीरवाइज ने कहा कि पीडीपी लीडर की नीयत ठीक नहीं थी। तो जिस तरीके से अभी आ ही थे कि आप मीडिया पहुंच गया और मीडिया में बातें आने लगी, मुझे भी कुछ फ़ोन आने लगे, तो ये लगा कि भाई ये सारा प्लान्ड तरीके से किया गया है और मीडिया को पहले ही बताया गया है कि शायद मिलने जाया जा रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि ये एक जिम्मेदार शहरी का तरीका नहीं है, इनको कहना चाहिए था अगर उनको मिलना था अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो फिर मीडिया की ज़रूरत नहीं थी उसको बुलाने की और डंडूरा पीटने की। और आज से रोड सेफ्टी वीक शुरू हो रहा है, उसका आगाज हो गया है। इसके तहत जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट के रियासती वजीर सुनील शर्मा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान एक बेदारी तकरीब भी मुनक्किद की गई जिसमें कि कई स्कूलों के बच्चे मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के कवानीन की जानकारी दी गई और इसे अपनाने की अपील की गई ताकि सड़कों पर होने वाले हादसा को रोका जा सके और इस रोड सेफ्टी वीक का मकसद पूरा हो सके। रोड सेफ्टी वीक 30 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। लोगों के दरमियान बेदारी मुहिम चलाने के मकसद से नौजवानों ने एक रैली का इनेकाद किया। सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने भी बड़ी तादाद में उधमपुर के डीसी ऑफिस से रैली निकाली, जिसको उधमपुर के डीसी रविंद्र कुमार ने रवाना किया। रैली के दौरान हाथों में तख्तियां लेकर रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों ने मौजूद लोगों को समझाया। वहीं 29वें रोड सेफ्टी वीक के तहत बारामूला के डीसी डॉक्टर नासिर अहमद नक्श ने रोड शो को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बारामूला के एआरटीओ नूरुद्दीन अंदराबी, यूनियन और सिविल सोसाइटी के मेंबरान, ट्रेडर्स और तमाम आला अफसरान मौजूद रहे। डीसी बारामूला ने खिताब में सड़क पर होने वाले हादसात और वाकयात से निपटने के लिए ट्रैफिक के कवानीन पर ध्यान देने पर जोर दिया। आगे बढ़ेंगे। वहीं रोड सेफ्टी वीक के तहत बांदीपुरा के एमएलए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद रैली को बांदीपुरा सेक्रेटरीट से रवाना उन्होंने किया। इस रैली में तकरीबन 200 तलबा ने प्ले कार्ड लेकर रैली निकाली। लोगों को बेदार करने के लिए रैली बांदीपुरा के मुख्तलिफ बाजारों से निकाली गई। वहीं एमएलए ने तलबा से बात करते हुए ड्राइविंग के रूल्स सीखने की अपील की। वादी में पार्किंग का बहुत पुराना मसला है। रॉन्ग पार्किंग से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत रॉन्ग पार्किंग या फिर नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े होने वालों के खिलाफ भी चालान काटने का सिलसिला जारी रखा गया है। आज हंदवाड़ा पुलिस ने अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कई गाड़ी मालिकान के खिलाफ चालान काटा और साथ ही हंदवाड़ा मार्केट से ठेले वालों को भी हटाया गया ताकि ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाया जा सके। वहीं रोड सेफ्टी वीक के तहत पीर को स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को बेदार किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट महकमे ने बच्चों के लिए स्लोगन लिखने का मुकाबला भी रखा था। राजौरी में शहर के नए बस अड्डे से डाक बंगले तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को ट्रैफिक के कवानीन के लिए बेदार किया। राजौरी के डीसी शाहिद इकबाल ने बेदारी रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसएसपी जुगल मनहास, सीईओ लाल हुसैन भी मौजूद थे।
रामबन में भी रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। इस दौरान एक रैली निकाली गई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए स्कूल पर आकर खत्म हुई। रैली में स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया और इस मौके पर लोगों को सेफ ड्राइविंग के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की तरगीब दी गई। और डोडा में भी इस मौके पर सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा की थीम पर एक रैली निकाली गई। रैली को एडीसी मोहम्मद हनीफ मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चों के अलावा प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर और मोटर व्हीकल डीलर्स ने भी शिरकत की। 23 अप्रैल से शुरू हुआ रोड सेफ्टी वीक 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस मौके पर लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाने की तरगीब दी गई। सरकारी महकमों का बाहमी तालमेल कैसा है, इसकी मिसाल देखनी हो तो जम्मू अखनूर राजौरी पुंछ रोड की तामीर के हवाले से देखी जा सकती है। इसे नेशनल हाईवे 144A के तौर पर मंजूरी दी जा चुकी है। 4 लेन के इस प्रोजेक्ट के लिए 2015 में बजट भी मुख्तस किया जा चुका है। 4 लेन की तामीर का ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पीडीडी, पीएचई और दीगर महकमों का भी इसमें अहम रोल है। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक किसी भी जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की जा सकी है। जम्मू से पुंछ का ये रास्ता फिलहाल 2 लेन का है। इन्हीं रास्तों के जरिए अखनूर और राजौरी भी पहुंचा जाता है। इसे 4 लेन बनाने का मंसूबा है। नवंबर 2015 में इस मंसूबे को मंजूरी दी गई और इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। जम्मू अखनूर सेक्शन का काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जबकि अखनूर से आगे नौशेरा से लेकर पुंछ तक का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरा किया जाएगा। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ये प्रोजेक्ट शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ सका है। अभी डीपीआर पर ही काम हो रहा है। हालांकि सड़क के किनारे बनी दुकानों को हटाने का काम काफी पहले हो चुका है, लेकिन मुआवजे को लेकर तात्तुल बरकरार है। जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, उन्हें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर ही शक होने लगा है। मेरे को नहीं लगता ये कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं बनाने में। आते हैं, सर्वे करते हैं, कभी ये कहते हैं कि यहाँ से 120 फीट लेंगे, कभी कहते हैं 50 फीट लेंगे, कभी कहते हैं कि फ्लाईओवर बनाएंगे। मेरे को लगता है पागल बना रहे हो, तो कुछ भी नहीं है। हम डीपीआर जो बना रहे हैं, डीपीआर से क्या होगा? आज उसे 2 लाख या 1.5 लाख दे रहे हैं दुकान को, उससे क्या होगा हमारा? उससे तो कुछ नहीं बनेगा। दुकान थोड़ी बनेगी हमारी। कैसे बनेगी दुकान हमारी? जगह नहीं मिलेगी। 20-25 लाख रुपए की हम तो अब 50 के ऊपर जा रहे हैं। दिहाड़ी तो हम लगा नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम? यही तो मसला हमारा सारा कि गवर्नमेंट में रीबिल्ड कर दे, बात खत्म। मसला सिर्फ दुकानदारों का ही नहीं है। जराये के मुताबिक अभी तक मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से भी प्रोजेक्ट को लेकर क्लियरेंस नहीं दी गई है। इस लिहाज से दुकानदारों व मकामी लोगों का शक व शुबहा करना वाजिब कहा जा सकता है। ऐसी भी खबर है कि पीडीडी और पीएचई महकमे की जानिब से भी अपने हिस्से के काम को लेकर कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। आपको बता दें कि पार्लियामानी इंतखाब के दौरान हाईवे को 4 लेन करने का काम बीजेपी का मेन मुद्दा था। मकामी एमपी जुगल किशोर भी शुरुआती तफसीलात के अलावा कोई ज्यादा जानकारी देने से कासिर हैं, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही वजीर आजम इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इसका टेंडर जो है वो हो चुका है और एक अच्छी कंपनी जो है सिंगला कंपनी, ये फ्लाईओवर, ब्रिजेस का और नेशनल हाईवे का ही काम करती है। इसके 3 टेंडर हुए हैं। एक टेंडर जो है उन्हें अवार्ड हो गया है। दूसरा टेंडर जो है वो सिंगल टेंडर आया था, उसकी प्रक्रिया जो है चल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका टेंडर भी हो चुका है, अवार्ड भी हो चुका। अभी किसी भी समय नरेंद्र भाई मोदी, नितिन गडकरी जी आकर इसका फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं। डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी भोपाल की एक कंसल्टेंट कंपनी को दी गई है। बीआरओ की जानिब से इस काम के लिए कंपनी को 4 करोड़ से ज्यादा की रकम अदा की गई है। हालांकि जराये के मुताबिक अभी तक इसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। 2014 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए थे जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सबसे अहम था जम्मू से पुंछ 4 लेन के काम को मुकम्मल करवाना।
लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और काम ज्यों का त्यों है। अब समय आ चुका है कि 2019 के चुनावों से पहले बीजेपी इन कामों को मुकम्मल करवाने की कोशिश करे, ताकि जब वो लोगों में जाएं तो अपने किए कामों को उनके सामने रख सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं और लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गैर कानूनी तामीर को रोकने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत पट्टन के R&B और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बड़ी तादाद में टीन शेड्स और गैर कानूनी तामीर को तोड़ दिया है। इस दौरान पट्टन के तहसीलदार डॉक्टर इकबाल ने लोगों से इस तरह की गैर कानूनी तामीर नहीं करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह की गैर कानूनी तामीर पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। इस पर हम और भी कई मुहिम चलाएंगे। कश्मीर के गांदरबल में कंगन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने की आस में एहतजाज किया। खबरों के मुताबिक तलबा ने क्लासेस से बायकॉट करके डिग्री कॉलेज की जानिब एहतजाज करते हुए आज़ादी और मुल्क मुखालिफ नारे बुलंद किए। तलबा ने मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ में तख्तियां लेकर एहतजाज किया और मासूम को इंसाफ दिलाने के नारे बुलंद किए। इस दौरान श्रीनगर और लेह हाईवे को तकरीबन आधा घंटे तक जाम करके भी एहतजाज हुआ। फिर बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एहतजाजियों को वहां से हटाया गया। डल की तरह वलर झील में भी बड़ी तादाद में मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन इन झीलों में मछलियों की तादाद बदतरीज और कम होती जा रही है। इसके सबब माहीगिरों के सामने रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया है। कहनूसा, इस्टंगू, जर्मन्स और लहरवालपुरा की बस्तियों में रहने वाले माहीगिरों का गुजर बसर इन्हीं मछलियों पर मुनहरिस है। उनका कहना है कि गैर कानूनी तौर पर दूसरे लोग मछलियों का शिकार करते हैं। माहीगिरों ने इस पर फौरन पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। इसके अलावा आबी परिंदे भी मछलियों का शिकार करते हैं। इसकी वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं NSDC के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक खास रिपोर्ट। उड़ान स्कीम के फवायद: जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना, रोजगार हासिल करने में हो रहे हैं तलबा कामयाब। उड़ान स्कीम के तहत यस बैंक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बैंकिंग से मुताल्लिक ट्रेनिंग फराहम करता है। ट्रेनिंग के दौरान नौजवानों को बैंकिंग से मुताल्लिक तमाम उसूल और ज़वाबित बताए जाते हैं और उन्हें रोजगार हासिल करने के काबिल बनाया जाता है। उड़ान स्कीम के तहत 2013 से यस बैंक में जम्मू कश्मीर के 65 नौजवान रोजगार हासिल कर चुके हैं। तो अगर उड़ान के थ्रू, क्योंकि फ्री में रहने को, आने जाने को कोई खर्चा नहीं है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इस टाइम क्या चल रहा है इंडस्ट्री में लेटेस्ट। तो बिल्कुल आइए, इसमें आपको आप ही का फ़ायदा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है और टेक्निकली भी काफ़ी ब्रश ऑन होता है आपका। यस बैंक ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के ग्रुप प्रेसिडेंट ने उड़ान स्कीम को निहायत अहमियत का हामिल करार दिया। उनका मानना है कि उड़ान स्कीम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ उनको कौमी धारे में लाने में भी मदद मिल रही है। I'm very happy to inform that since 2013, Yes Bank has been partnering with NSDC in the unique project Udan for giving employment and training opportunities to the youth from Jammu and Kashmir. Our program is on the certification in banking fundamentals. We have concluded the 3rd edition of Project Udan in 2016, where more than 280 enthusiastic youth from Jammu and Kashmir applied for the program. As on date, 65 students have completed the training under Project Udan and are working very successfully in branches across India. I urge the youth of Jammu and Kashmir to participate in this unique program called the Project Udan and join in making their professional career with Yes Bank. I wish the scheme all success and wish that more and more youth from Jammu and Kashmir enroll in this program. उड़ान स्कीम के तहत ट्रेनिंग पाकर जम्मू कश्मीर के नौजवान अपना मुस्तकबिल
रोशन कर रहे हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यकीनन उड़ान स्कीम कश्मीरी नौजवानों की जिंदगी में रंग भर रही है और वो रोजगार की दुनिया में कामयाब परवाज भी कर रहे हैं।